बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 197 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 198 मुलाहिज़ा फरमाएं। हालांकि मुझे याद था कि जब मुश्ताक मुदस्सर वहां पहुंचा था तो फरहीन की लाश एम्बुलेंस में रखकर रवाना की जा चुकी थी। बहरहाल उसने चूंकि आगे जिक्र कर दिया था कि वो सरकारी अस्पताल के मुर्दा खाने में गया था, इसलिए फर्ज किया जा सकता था कि लाश की हालत दर हकीकत उसने वहां देखी होगी। बहरहाल इस रिपोर्ट में मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात यह थी कि अपार्टमेंट में मेरी मौजूदगी को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई थी और यह भी वाज़ेह किया गया था कि मेरे साथ पुलिस का रवैया नहायत मोतबाना था। तफ्तीशी अफसर मुझे तफ्तीश में शामिल करने के बजाय मुझसे मशवरे कर रहा था। उसके साथ ही रिपोर्ट में 1.5-2 साल पुराने एक और वाक़े का हवाला दिया गया था जब उसी तरह एक खूबसूरत और नौजवान मॉडल लड़की को सफाकी से कत्ल कर दिया गया था। उसका कातिल इत्तेफाक से पकड़ा गया था और शहर का एक बड़ा सेठ था। दर हकीकत मुश्ताक मुदस्सर ने रिपोर्ट में ये इशारा देने की पूरी कोशिश की थी कि फरहीन का कातिल मैं ही हो सकता था, लेकिन पुलिस मेरे असर और सूख या किसी और वजह से न सिर्फ मुझे नजरअंदाज कर रही थी बल्कि मेरी ही मदद से तहकीकात का रुख किसी और तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही थी। मुश्ताक ने बच्चा बगल में ढंढोरा शहर में के मफहूम वाले 2-1 मुहावरे भी इस्तेमाल किए थे, लेकिन यह सारा काम उसने बचा कर किया था। यानी कुछ इस तरह की जुबान बयान इस्तेमाल की थी कि उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और अगर की भी जाती तो उसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता था। एक खास मिजाज रखने वाले घाघ और शातिर किस्म के सहाफियों का यही तरीका वारदात होता था। मैंने पूरी तवज्जो और इन्हिमाक से रिपोर्ट पढ़ने के बाद अखबार मेज पर एक तरफ रख दिया और मुस्कुराते हुए सेठ रमजान की तरफ देखा। उससे पहले कि मैं सेठ रमजान से कुछ कहता, मैं उसी वक्त चौंक पड़ा जब दरवाजा अचानक खटाक से खुला। मेरा हाथ फौरन कोट की अंदरूनी जेब की तरफ बढ़ा जिसमें उस वक्त एक मशीन पिस्टल मौजूद था, लेकिन मैंने उसे जेब से नहीं निकाला। सिर्फ मेरा हाथ उसके दस्ते पर जम कर रह गया था। मैंने पिस्टल निकालने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अंदर आने वाली महज एक हवास बाख्ता लड़की थी और उसके पीछे आने वाला होटल ही का एक सिक्योरिटी गार्ड था। लड़की सीधी मेरी मेज के करीब आकर रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसका बाजू पकड़ लिया और मेरी तरफ देखकर माजर खाना अंदाज में बोला, सर मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन इसने सिर्फ आपके बारे में पूछा और फिर अपने लड़की होने का नाजायज फायदा उठाते हुए मुझे धक्का देकर सीधी यहाँ घुस आई। लड़की बाज़ाहिर गैर मुसल्ला ही थी, इसलिए मैंने हाथ जेब से निकाल लिया और गार्ड को भी इशारा किया, छोड़ दो इसे। वो मतवसत तबके की एक माकूल लड़की मालूम होती थी। खुशशक्ल थी, बाल तराशे थे, तहम उस वक्त जरा मुंतशिर थे। वो जदीद तराज खराज की शलवार कमीज में थी, नेवी ब्लू कलर की एक उम्दा जर्सी भी पहने हुए थी जिसकी जिप खुली हुई थी। गले में मुख्तसर सा दुपट्टा चल रहा था। खदुखाल दिलकश थे, उम्र 25 और 30 के दरमियान रही होगी। उसकी सांस फूली हुई थी और चेहरा थमथमा रहा था जैसे उसने कुछ फासला दौड़ते हुए तय किया हो। उसका खौफ ज्यादा मालूम होती थी। मेज के करीब रुक कर उसने गहरी गहरी सांसें ली, अपनी मरमरी और मखरूती उंगलियां बालों में फेरी तो मैंने देखा उसके हाथ धीरे धीरे कांप रहे थे। ताहम वो खुद पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। थूक निकल कर वो मुआज़र खाना लहजे में बोली, मैं माफी चाहती हूँ अफसल साहब। किस बात की? मैंने गहरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। इस तरह आपके ऑफिस में घुसे चले आने की, वो मुर्ताज लहजे में बोली, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं आपको फोन करके मुलाकात का वक्त तय करके आती। उसने खौफजदा सी नजरों से शीशे के दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश की। उसकी सांस अब भी तेज चल रही थी। क्या तुम्हारे पीछे कोई लगा हुआ है? मैं नरमी से पूछा। बज़ाहिर तो कोई मेरे पीछे नहीं लगा हुआ है, वो जरा संभल कर बोली, लेकिन मुझे यही महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरे ताक़ुब में है। शायद मौत मेरे ताक़ुब में है। मौत भी अक्सर किसी न किसी रूप में आती है। तुमने अपने ताक़ुब में किसी को नहीं देखा? मैंने एक बार फिर तस्दीक चाही। उसने नफी में सर हिलाते हुए होंठों पर जुबान फेरी और पंसी आवाज में बोली, एक गिलास पानी मिल जाएगा? मैंने गार्ड को इशारा किया। उसने कोने में शेल्फ में रखे हुए छोटे से फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल कर एक गिलास उसे दे दिया। मैंने गार्ड से कहा, अब तुम जा सकते हो, लेकिन जरा होशियार रहना और मेरे ऑफिस के आस पास ही रहना। किसी और को इस तरह अंदर आने मत देना, ख्वाह वो कोई खातून ही हो। उसने इस बात में सर हिलाया और बाहर चला गया। मैं दोबारा लड़की की तरफ मुतवज्जा हुआ तो वो गिलास खाली कर चुकी थी और बोतल से अपने लिए मजीद पानी उंडेल रही थी। वो मजीद पानी पी चुकी और चंद गहरी सांसें लेकर काफी हद तक पुरसकून नजर आने लगी। तो मैंने कहा, तुमने मुझे नाम से मुखातिब किया था, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं पहले कभी तुमसे मिला हूँ। मिले होते तो शायद याद आ जाता। आपने तो शायद इससे पहले मुझे देखा भी नहीं। अलबत्ता मैंने आपको 2 दिन पहले जरा फासले से देखा था और मैं जमील की वजह से आपसे गायबाना तौर पर वाकफियत रखती हूँ। उसकी आवाज में अभी तक मामूली सी लर्जिश थी। जमील? मेरे कान खड़े हुए। कौन जमील? 3 स्टार होटल का हेड वेटर, वही जो मिस एक्स का शो खत्म होने पर आपको उसके कमरे में ले गया था और जिसकी लाश आपके उस होटल के किसी कमरे में पाई गई थी। उससे मजीद न बोला गया। उसके लहजे में सिसकी से पनाह थी। उसने सर झुका लिया। वो शायद पहले भी रोती रही थी और अब भी रोना चाहती थी, मगर किसी न किसी तरह अपने आंसू जब्त कर रही थी। वो जरा ही संभल पाई थी कि फिर रुलाने वाला मौजू छिड़ गया था।
मुझे फिलहाल उस पर हैरत भी थी कि उसे जमील की मौत के बारे में मालूम हो चुका था। जमील के कत्ल की खबर अभी किसी अखबार में नहीं आई थी। फरहीन के कत्ल की खबर अलबत्ता काफी नुमाया अंदाज में तकरीबन तमाम अखबारात में आ चुकी थी। लड़की खूबसूरत थी, शो बिजनेस से उसका थोड़ा बहुत ताल्लुक था। अखबारात ने अपना अपना सफा सजाने के लिए भी उसकी अच्छी सी तस्वीर के साथ उसके कत्ल की खबर छापी थी। लेकिन सबका मजमून कमोबेश वही था जो पुलिस की तरफ से जारी किया गया था। किसी को अपने तौर पर कुछ मालूम नहीं हो सका था और ना ही किसी ने क्या सराय की कोशिश की थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि जमील मर चुका है? मैंने दरियाफ्त किया। कुछ देर पहले ही उसकी लाश पोस्टमार्टम से फारग होकर घर पहुंची है। वो भराई हुई सी आवाज में बोली, मुझे मालूम हो चुका है कि उसे और मिस एक्स को एक ही अंदाज में कत्ल किया गया है। उन दोनों के बाद अब मेरी बारी है। मैं उस वक्त जमील ही के घर पर उसके घर वालों के साथ थी जब उसकी लाश घर पहुंची। उसके कत्ल की थोड़ी बहुत तफसील मालूम होते ही मैं वहां से भाग निकली। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरी बारी आने वाली है। कोई बाई नहीं कि इस वक्त भी कोई मेरे ताक़ुब में हो। अगर तुम जरा रब्त और तरतीब से बात करो तो शायद हम दोनों के हक में बेहतर साबित। मैंने हमदर्दाना लहजे में कहा, मुझे अभी तक यही मालूम नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो और जमील से तुम्हारा क्या रिश्ता था। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं सही तरह बात नहीं कर पा रही। उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पंसा ली और एक लम्हे खामोश रहने के बाद थूक निकल कर बोली, मेरा नाम अंबर है। मैं 3 स्टार होटल में इस्तकबालिया क्लर्क हूँ। यूं समझ ले कि मैं एक तरह से जमील की गैर रस्मी मंगेतर, उसकी राजदार और किसी हद तक उसकी शरीके कार भी थी। शरीके कार? मैंने इतराया। क्या तुम हेड वेटर के फराइज अदा करने में उसका हाथ बटाती थी? उसने नफी में सरी लाया, टिश्यू पेपर से आंखें पूछी जिनमें बज़ाहिर कोई आंसू नहीं था, लेकिन मुझे एहसास था कि आंसू पलकों पीछे कहीं मुकय्यद थे और बह निकलने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे थे। वो सर झुकाते हुए धीमे लहजे में बोली, शायद आपको मालूम हो कि हम जैसे बेशतर मिडिल क्लास किए, बल्कि लोअर मिडिल क्लास किए, अपने माली मसाइल हल करने के लिए, अपना मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए और बाज़ औक़ात अपनी अधूरी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपनी नौकरियां कारोबार के अलावा भी इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं। फाजिल आमदनी का कोई ना कोई जरिया ढूंढते रहते हैं। हाँ, मुझे मालूम है और मैं ये देख कर खुश होता हूँ। ये एक तामीरी जज्बा है। मेहनत करने वाले मेरी नज़र में काबिल कदर लोग होते हैं। मैंने कहा, दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी इस मेहनत का रुख जरा गलत भी हो जाता है। हम जैसे लोगों को बाज़ औक़ात उसका सही अंदाजा भी नहीं हो पाता। बज़ाहिर काम भी ज़रूरत से नजर आते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि आगे चलकर बात बहुत संगीन भी हो सकती है। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोली, तुम ठीक कह रही हो, शायद कुछ ऐसी ही बात है और हम दोनों तो ऐसे अच्छे माहौल में काम भी नहीं कर रहे थे। हमारे होटल का मालिक यानी कासिम बिजली भी कुछ ऐसा अच्छा या नेक नाम आदमी नहीं था। वहां आने वालों में से बेशतर कुछ ऐसे मुअज़्ज़ज़ या बेदाग किरदार के मालिक नहीं होते थे। बेदाग किरदार के मालिक तो अब खैर हमारी सोसाइटी में शायद आटे में नमक से भी कम पाए जाते हैं। बहरहाल हमारे होटल में तो मशकूक और हर वक्त किसी न किसी चक्कर में रहने वाले लोगों का ही कुछ ज्यादा ही जमघटा लगा रहता था। क्या तुम लोग भी कुछ ऐसे लोगों के लिए काम करने लगे थे? मैंने दरियाफ्त किया। यही समझ लीजिए, लेकिन हमारे ख्याल में हमारा काम ना तो ज्यादा बेईमानी और बददियानती का था और ना ही हम उसमें खतरनाक हद तक मुलव्विस थे। मुआवजा अच्छा मिल जाता था, हमारे हालात कुछ बेहतर हो रहे थे, हम जल्दी शादी करने वाले थे। वो एक बार फिर सिसकी लेकर खामोश होगी। मुझे अपने काम की नौयत और दूसरी बात है जिस हद तक तफसील से बता सकती हो बताओ, ताकि बात आसानी से समझ आ सके। इसके बाद ये भी बता दो कि मुझसे तुम क्या चाहती हो। मैं सब कुछ बता दूंगी, जो कुछ भी मुझे मालूम है सब कुछ बता दूंगी, लेकिन खुदा के लिए मुझे मरने से बचा ली। एक बार फिर वो खौफजदा नजर आने लगी थी। मुझे डर लग रहा है कि मेरा अंजाम भी मिस्टर एक्स और जमील जैसा होगा। जमील मुझे बताकर आपसे मिलने के लिए आया था, वो भी आपसे मदद तलब करना चाहता था, लेकिन शायद उसे आपसे मिलना नसीब ही नहीं हुआ। हाँ, मैंने उसे मुर्दा ही पाया था। मैंने जवाब दिया, अगर मैं कुछ पहले पहुंच जाता तो शायद ऐसा ना होता, लेकिन मैं तो अब आपके सामने आपकी पनाह में पहुंच गई हूँ। मुझे इस तरह मत मरने दीजिएगा। उसके लहजे में हजारों इल्तिजाएं थी। मैं अपनी या किसी की भी जिंदगी और मौत के बारे में किसी से कोई वादा करना तो अच्छा नहीं समझता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे पास से बैठकर तुम मौत का खौफ अपने दिल से निकाल दो और इत्मीनान से बात करो। कासिम बिजली ख्वाह कैसा भी आदमी था, लेकिन वो बतौर बाज बहुत अच्छा था। उसकी जिंदगी में हमें अपनी हिफाजत के सिलसिले में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी अचानक मौत से सब कुछ धर्म भरम हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम किस काम के सिलसिले में किस से रजू करें, और कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन अब कासिम बिजली का वफादार रह गया है और कौन अंदर ही अंदर गद्दार बन चुका है। मैं और जमील आपको ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन हमने महसूस किया था कि मिस एक्स ने आप पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, इसलिए हमने सोचा हम भी आपसे मदद तलब करें। मुझे अफसोस है कि मुझसे मदद तलब करने वालों का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। मैंने हकीकतन नदामत से कहा, फरहीन ने मुझसे मदद तलब की और मारी गई। अब तुमने बताया है कि जमील भी मुझसे मदद तलब करने के इरादे से आया था, लेकिन मुझसे मुलाकात से पहले वो भी एक दर्दनाक अंजाम से दो चार हुआ। उसके बावजूद तुम मेरे पास आ गई। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। मुझे यकीन है अगर मैं आपके पास ना आती तब भी अंजाम तो मेरा यही होना था। मैंने सोचा एक कोशिश करके देख लूं, शायद जान बच ही जाए। इंसान को जान बड़ी प्यारी होती है। वो धीमे लहजे में बोली। ये तो दुरुस्त है, मैंने तस्लीम किया।
बहरहाल असल किस्सा क्या है बताओ। असल मौजू पर आते हुए वो एक लम्हे के लिए फिर हिचकिचाहट का शिकार होगी। ताहम कदरे तवक्कुफ के बाद उसने बताना शुरू किया। कासिम बिजली के 20 किस्म के धंधे थे। कुछ का शायद आपको इल्म हो, कुछ के बारे में आपको अंदाजा होगा, लेकिन चंद साल से उसने एक ऐसा धंधा शुरू किया था जिसके बारे में यहाँ शायद कभी किसी ने सोचा भी ना हो। आपको शायद मालूम ही होगा कि मगरबी ममालिक में चोरी, नकबजनी, डकैती और लूटमार की शरह बहुत ज्यादा है। उसने फिर बोलना शुरू किया, हमारे यहाँ एक तरक्की ये हुई है कि कातल, डाकू, लुटेरे सब किसी न किसी पार्टी में घुस गए हैं। यूं अजीम हस्तियां हमारे यहाँ सियासी कुव्वत बन गई है। उन्हें सियासत की छतरी मुयस्सर आ गई है। ये उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है और ये ज्यादा महफूज हो गई है। जबकि दीगर ममालिक में अगर बदमाश मुनज़्ज़ब भी है तो अपनी अलग सिंडिकेट की सूरत में है। उन्हें बहरहाल मुजरिम समझा जाता है और कानून हमेशा उनके तहक्कुम में रहता है। कम अज कम यहाँ ऐसा नहीं है। शायद मैंने तुम्हें मौजू से भटका दिया। मैंने कहा, जी नहीं, जो कुछ मैं बताने वाली थी उन सब बातों का एक तरह से इससे गहरा ताल्लुक बनता है। वो जल्दी से बोली, ये मैं कहने लगी थी कि वहाँ छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चोरी की चीजें खपाने के लिए बड़ी मार्केट मौजूद है। जेर जमीन दुनिया के लोग ही ये धंधे करते हैं। छोटी मोटी चीजें तो पान शाप से पर ही खप जाती हैं, जो बज़ाहिर पुरानी चीजों की खरीद फरोख्त और उन्हें रहन रखने का कारोबार करती है, लेकिन उनमें से बेशतर का असली धंधा चोरी की चीजों का ही होता है। बाज ऐसे दुकानदार, एजेंट भी मौजूद होते हैं जो लाखों का माल इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन फिर भी वहां ज्यादा महंगी चीजों को चोरी करने के बाद बड़े पैमाने पर इधर उधर खपाने में ज्यादा दुश्वारियां पेश आने लगी थी। इस सिलसिले में इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से पुलिस और दीगर महकमों पर दबाव बहुत बढ़ रहा था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को हीरों और बेशकीमत जेवरात की चोरियों के सिलसिले में खास तौर पर बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था और ये नुकसान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अब वहां इस सिलसिले में बहुत से इकदाम किए जा रहे थे। दूसरी इन चीजों के ज्यादा खरीदार मिलना भी दिन ब दिन मसला बनता जा रहा था। चुनाचे सिंडिकेट ने उस कारोबार को नए सिरे से तरतीब दिया और बेशकीमत जवाहरात की खपत के लिए नई मार्केटें तलाश कर ली। ये मार्केटें कुछ तरक्की पजीर ममालिक में न चोरी के ये हीरे और दीगर जवाहरात अगर असल मालियत से आधी कीमत पर भी बिक जाते हैं, तब भी उनमें सिंडिकेट को बहुत मुनाफा होता है। उनके अपने मुल्कों में डीलर या एजेंट किस्म के दुकानदार जिन्हें ये काम सौंपा जाता है, उन चीजों की इतनी भी कीमत नहीं देते थे। दिन ब दिन उनमें रिस्क बढ़ता जा रहा था और उनकी कीमत फरोख्त घटती जा रही थी, लेकिन सिंडिकेट ने नहायत उम्दगी से मुतबादिल इंतजाम कर लिए और उनका मुनाफा भी बढ़ गया। उन्होंने छोटे मोटे चोरों और कभी कभार इक्का दुक्का वारदात करने वालों से भी माल लेकर अपने पास जमा करना और अपने होलसेल यानी थोक की तिजारत में शामिल करना शुरू कर दिया। अफजल साहब, आप एक बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद शायद तसव्वुर न कर सकें कि ये कितनी बड़ी तिजारत है। इसका टर्नओवर करोड़ों और अरबों में है। हर सिंडिकेट ने जिस मुल्क को अपनी मार्केट बनाया, उनमें एक दो बड़े स्मगलर्स को पकड़ लिया और उन्हें एक तरह से अपना होलसेल एजेंट बना लिया। स्मगलर को भी ये गोया एक नया शोबा मिल गया। उनके पास दौलत भी थी और दूसरे वसाइल भी। वो मसरूका हीरों की एक पूरी लाट खरीद लेते हैं। फिर उनके खेपी, जो आमतौर पर खूबसूरत और जरा जान पहचान रखने वाली लड़कियां होती हैं, उस बड़ी लाट को किसी छोटी छोटी खेपों में तकसीम करके किसी तरक्की पजीर मुल्क में ले आती हैं, जिसे उन्होंने अपना गढ़ बनाना होता है या वो पहले ही से उनका गढ़ हो जाता है। यहाँ उनके लिए किसी तरह की मार्केट मौजूद होती है। कई बड़े ज्वेलर्स होते हैं जो ज्यादा तादाद में ये हीरे खरीद लेते हैं। बाज शौकीन दौलतमंद भी होते हैं जो एक आध या दो चार खरीद लेते हैं। इन दौलतमंदों में हर तरह के लोग होते हैं, आम बिजनेसमैन भी, ब्लैक मार्केटिये भी, नो दौलतिये भी और शो बिजनेस के लोग भी। इन सब लोगों को ये जवाहरात ओपन मार्केट की निस्बत बहरहाल काफी सस्ते पड़ते हैं और सस्ती चीज खरीदना हमारे यहाँ के लोगों की कमजोरी है, खा वो कहीं से भी आ रही हो, किसी भी जाविये से मिल रही हो और खरीदने वाले के पास खा कितनी ही दौलत मौजूद हो। इन्हीं वजूहात की बिना पर मेरा भी यही हाल हो सकता है। मैं महसूस कर रही हूँ कि मौत मेरे ताक़ुब में है और मेरे समझ में नहीं आता कि मैं पनाह के लिए कहाँ जाऊँ। वो खामोश हो गई क्योंकि उसने जो बताना था वो मुझे बता चुकी थी। एक लम्हे के सकूत के बाद मैंने कहा, पनाह का तो खैर मसला नहीं, तुम खौफ अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम्हारे घर वाले परेशान न हो तो तुम इसी होटल के किसी कमरे में ठहर सकती हो। मैं तुम्हारी हिफाजत का बंदोबस्त भी कर दूंगा। मैं सिर्फ अपनी वालदा और एक बड़ी बहन के साथ रहती हूँ जिसकी ज़हनी हालत सही नहीं है। मेरे वालद का काफी अर्से पहले इंतकाल हो चुका है। उसने बताया, उन्हें इतला कर देना कि तुम चंद दिन के लिए घर से बाहर रहोगी। अगर तुम उनके लिए कोई खतरा महसूस करो तो उनकी हिफाजत के लिए भी मैं एक दो आदमी भिजवा सकता हूँ। मैंने कहा, जब तक ये गर्द बैठ नहीं जाती और कोई वाज़ेह सूरत सामने नहीं आती, तब तक मैं तुम्हारे लिए जरूरी हिफाजती इंतजाम कर सकता हूँ। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वो बेपनाह ममनूनियत से बोली, जो बातें तुमने मुझे बताई हैं उनमें कई पहलू तश्ना मालूम होते हैं। इस जंजीर की कई कड़ियां गायब मालूम होती हैं। तुम्हें इस सिलसिले में कुछ और भी मालूम है? जी हाँ, मैं आपको वही बताने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको शायद इस जंजीर की कोई कड़ी गायब महसूस हो। अंबर बोली, कासिम बिजली खुद तो चूंकि कभी यहाँ कभी किसी और शहर, कभी किसी और मुल्क में होता था, वैसे भी वो खुद हीरो की खपत के झंझट में नहीं पड़ सकता था।
इसलिए उसने एक शख्स को यहाँ तमाम मामलात का इंचार्ज और निगरान बनाया हुआ था। कासिम बिजली तो बस बाहर से लाट खरीद कर किस्तों में यहाँ भिजवा देता था। हर किस्त उस शख्स के पास पहुंच जाती थी और गोया खजाने में जमा हो जाती थी। वो शख्सियत खुद भी बहुत बड़े पैमाने पर हीरे खपाती थी और हम जैसे छोटे मोटे कारिंदों को भी अगर किसी मौका गाहक हीरे दिखाने पसंद कराने होते थे तो हम उसी शख्सियत को पैगाम भिजवाते थे। हीरे मतलूबा मकाम पर पहुंच जाते थे। जो हीरे बिक नहीं पाते थे वो बाहिफाजत उसी शख्सियत के पास वापस पहुंच जाते थे। लेकिन ये सारा निजाम कुछ ऐसा था जैसा अक्सर नाजायज धंधों के सिलसिले में बाज जासूसी या जुर्म सजा की कहानी में बयान किया जाता है। यानी वो शख्सियत मुकम्मल तौर पर पर्दे में रहती थी। मुझे भी नहीं मालूम कि वो शख्सियत कौन थी। वो शख्स या फिर शायद उसका कोई कारिंदा खुद ही दूसरे तीसरे रोज हमें फोन करके मालूम करता रहता था कि कोई आर्डर है या नहीं। ये तुमने दिलचस्प बात बताई है। क्या फरहीन को भी उसी शख्सियत का इल्म नहीं था? मैंने पूछा। मैं यकीन से नहीं कह सकती। शायद उसे इल्म रहा हो, लेकिन उसने भी कभी उस बात का इजहार नहीं किया था कि वो इस सिलसिले में कुछ जानती थी। बहरहाल वो कासिम बिजली की अहम तरीन कारिंदा थी। यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो क्या कुछ जानती हो। मरने से एक दिन पहले उसने एक खत लिखा था। वो खत उसने जमील के सुपुर्द किया था और उसे हदायत की थी कि जिस हाल में वो शो पेश करती है उसकी सीट नंबर 13 के नीचे उड़स दे। फरहीन जमील पर बहुत भरोसा करती थी और माली तौर पर भी उसे नवाजती रहती थी। लेकिन इन दिनों जमील के जहन में भी मालूम नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। वो कुछ फिक्रमंद भी नजर आता था, लेकिन असल बात उसने मुझे भी नहीं बताई थी। मुझसे वो यही कहता था कि चंद दिन ठहर जाओ, फिर उस मौजू पर बात करेंगे। मालूम नहीं क्या सोचकर उसने वो खत से सीट नंबर 13 के नीचे नहीं रखा था, बल्कि उसे अपने पास रख लिया और दूसरे दिन मेरे सुपुर्द कर दिया कि मैं उसे हिफाजत से अपने पास रख लूं। क्या वो अब भी तुम्हारे पास है? मैंने जल्दी से पूछा। जी हाँ, वो मैं अभी आपको देती हूँ। वो अपना शोल्डर बैग खोलते हुए बोली। मैंने उसे पढ़ा है, लेकिन उससे भी पता नहीं चलता कि वो किसके नाम है। शायद आपको उससे कुछ जानने में मदद मिल सके। उसने बैग से खत निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने खत पढ़ने से पहले पूछा, जमील ने ये तो देखा होगा कि 13 नंबर सीट पर कौन आकर बैठा था। क्या उसने तुम्हें इस सिलसिले में कुछ बताया? जी हाँ, उसने 2 रातों के दौरान उस सीट पर नजर रखी थी। दोनों रातों में 2 मुख्तलिफ अफराद आकर उस सीट पर बैठे और वो दोनों जमील के लिए अजनबी थे। जमील उनके बारे में कुछ नहीं जान सका था कि वो कौन थे, और ना ही जमील ये देख सका था कि उनमें से किसी ने सीट के नीचे खत तलाश करने की कोशिश की थी या नहीं। मैंने खत खोल कर देखा। वो अंग्रेजी में लिखा गया था, डियर, मुझे अंदाजा हो गया कि तुम कौन हो। अपनी बेवकूफ़ी पर हैरत भी हो रही है। हम एक अरसे से फोन पर तुम्हारी आवाज़ सुन रहे हैं और एक दूसरी हैसियत से तुमसे मिल रहे हैं, लेकिन हमें गुमान तक न गुजरा कि दोनों शख्सियतें असल में एक। मुझे अब मालूम है कि मैं फ़ोन पर तुमसे कहाँ राब्ता कायम कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं वही पुराना तरीका इख्तियार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि अगर कभी हंगामी तौर पर तुम तक कोई पैगाम पहुँचाना मकसूद हो तो ये तरीका इख्तियार किया जा सकता है। मैं हंगामी तौर पर भी तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि कासिम बिजली के मौत से सब कुछ बिखर कर रह गया। इस किस्म के कामों का कोई बाज़ाब्ता रिकॉर्ड या लिखत पढ़त तो होती नहीं। ज्यादा से ज्यादा यही होता है कि इशाराती और मुबहम सी जुबान में निजी डायरियों में इंदराजात कर ली जाती है। इसलिए मैं तुम्हारे सामने कोई ठोस और वाज़ेह किस्म का तहरीरी सबूत तो पेश नहीं कर सकती, लेकिन मैं पहले भी तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर चुकी हूँ, अब फिर कर रही हूँ कि वो छोटी खेप कासिम बिजली ने मुझे देने का वादा किया था। तुम्हें नहीं मालूम कि मैंने उसके लिए क्या क्या खिदमात इंजाम दी हैं और उसके कैसे कैसे बड़े काम निकलवाए हैं। जो इधर उधर अटके हुए थे उसकी तरफ मेरा बहुत उधार निकलता था। इस आस बेबाक करने के लिए उसने वो छोटी खेप मेरे नाम कर दी थी। मैं अब उसे अपने पास ही रखूंगी। कासिम की मौत से फायदा उठाते हुए तुम खामखा उस पर झपटने की कोशिश मत करो। मैं इतनी कमजोर औरत नहीं हूँ वैसे भी। अब जबकि तुम्हारी शख्सियत हम पर बेनकाब हो चुकी है तो यूं समझो कि तुम भी खासे कमजोर हो चुके हो। मैं वो खेप तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। वो मेरे लिए इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि मैं उस पर बहुत इंतजार कर रही थी। मेरा इरादा था कि अब यूं ही मेरे पास यकमुश्त बड़ी रकम आएगी, मैं उसे कहीं इन्वेस्ट करके पुरस्कून और शिफाना जिंदगी बसर करूंगी। मैं उन थर्ड क्लास और बेहुदा कामों से तंग आ चुकी हूँ। खुद अपनी नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं रही, लेकिन मैं बहरहाल एक पुरतईस जिंदगी गुजारने की आदी हूँ, इसलिए मुझे शरीफाना जिंदगी गुजारने के लिए भी वसाइल चाहिए। अपार्टमेंट में खरीद चुकी हूँ। मजीद रकम का बंदोबस्त हो जाए तो उसे मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगी, जिससे मेरे लिए एक माकूल किस्म की मुस्तकिल आमदनी का जरिया पैदा हो जाएगा। मुमकिन है खुद को मसरूफ रखने के लिए मैं कोई बिजनेस भी कर लूँ। ये एक अच्छा और तामीरी मकसद है। तुम इसमें रुकावट न बनो। तुम पहले ही काफी कमा चुके हो, आखिर इतनी दौलत का तुम क्या करोगे? इसके अलावा अगर तुम फेयर गेम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, तो कासिम बिजली के आदमी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनमें से भी किसी न किसी को यकीनन सारे हिसाब किताब का पता होगा। लिहाजा मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ कि वो खेप जबरदस्ती मुझसे हासिल करने की कोशिश मत करना, वरना तुम नुकसान में रहोगे और तुम्हारी शख्सियत पर से नकाब भी उतर जाएगा। एक्स। खत खत्म करने के बाद भी मैं कई लम्हे तक उसी पर नजरें जमाए बैठा रहा। बात कुछ कुछ समझ में आने लगी थी। आखिर मैंने खत तय करते हुए पूछा, क्या इसे मैं अपने पास रख सकता हूँ? ये मैं आप ही को देने के लिए लाई हूँ। वो बोली, इसका क्या करना है? मुझे तो इस वक्त सिर्फ तहफ्फुज़ की जरूरत है।
और मुझ में पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं। मैं कासिम बिजली के किसी आदमी से भी मदद तलब नहीं करना चाहती। मैं और जमील सही मानों में कासिम बिजली के साथ ही नहीं थे। हम तो इस होटल में पहले से मुलाजमत कर रहे थे। कासिम बिजली ने होटल खरीदा तो हम उसके मुलाजमों में शामिल हो गए। फिर किसी के तवस्सुत से हीरों के उस धंधे में मामूली सा काम करने लगे, वगरना हमारा कासिम बिजली या उसके आदमियों से कोई गहरा ताल्लुक नहीं था। हमारी बातों के दरमियान काफी देर गुजर चुकी थी। उसी दौरान एक होटल के मुलाजिम ने विजिटिंग कार्ड लाकर मेरे सामने रख दिया और कहा, गार्ड पूछ रहा है इसे अंदर भेजूं या नहीं। कार्ड पर नजर पड़ते ही मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। इत्तफाकात बाज औकात बड़े भले लगते हैं। वो मुश्ताक मुदस्सर का कार्ड था। कार्ड बिला शुबा बहुत खूबसूरत और मुतासर कुन था। उसकी शख्सियत की तरह सिर्फ उसका अखबार मुतासर कुन नहीं था। वो शाम के उन्हीं अखबारों में से एक मालूम होता था जो रंगीनी, सनसनीखेजी, चुलबुलपन और मिर्च मसाले के सहारे बिकते हैं, मगर फिर भी ज्यादा नहीं बिकते। सिर्फ इस बात से कोई चाहता तो मरूब हो सकता था कि वो अंग्रेजी में था। मैंने मुलाजिम से कहा, इन साहब को फौरन इज्जत और एहतराम से अंदर ले आओ। मुलाजिम मेरी हदायत के मुताबिक उसे गार्ड और उस लड़की से बचाकर अंदर ले आया जो आर्जी तौर पर मेरी सेक्रेटरी के फराइज अंजाम दे रही थी। मुलाजिम खुद उसके लिए मेरी ऑफिस का दरवाजा खोलकर खड़ा हुआ। मैं पहले ही उसके इस्तकबाल के लिए अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ था। वो कदर रौनक से गर्दन अकड़ाए अंदर आया था, लेकिन शायद उसे इतने मोदबाना इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। मैंने हद्दुल इम्कान आजाना मुस्कुराहट के साथ उसे खुश आमदीद कहा। उसकी रौनक कुछ कम होगी, गर्दन जरा ढीली पड़ती दिखाई थी। शायद अंदर ही अंदर वो कुछ पजल भी हुआ था, लेकिन उसने चेहरे से उसका इजहार नहीं होने दिया। मैंने गर्मजोशी से उससे मुसाफा किया और एक बार फिर दिल ही दिल में उसके दस्ते बाजू की मजबूती पर हैरान हुए बगैर नहीं रह सका। वो टाइपराइटर पर नहीं बल्कि वेट और पंचिंग बैग वगैरह पर दबा आजमाई करने वाला आदमी मालूम होता था। उसके बगल में एक अखबार दबा हुआ था। वो यकीनन उसके अपने अखबार का ताज़ा शुमारा था, जिसमें उसने फरहीन के कत्ल के सिलसिले में खुसूसी रिपोर्ट छापी थी। ब्लैकमेलर किस्म के सहाफियों का यह मखसूस तरीका वारदात था। अगर उनका अखबार ज्यादा मकबूल नहीं होता था और उन्हें बतौर खास किसी को मुतवक्का शिकार समझते हुए निशाना बांधकर उस पर कोई तीर चलाया होता, यानी उसके बारे में कुछ छापा होता था, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता था कि वो चीज उनके शिकार की नजर से गुजरी होगी, तो खुद वो शुमारा लेकर शिकार के पास पहुंच जाते थे या बजरिया डाक भिजवा देते थे और फिर फोन पर या खुद नाजुल होकर रद्द-ए-अमल मालूम करते थे। ज़ह नसीब, मैंने मुसरबाना अंदाज में हाथ मलते हुए खुशामदाना से लहजे में कहा, जो मेरे लिए एक खासा मुश्किल काम था। मुझे ये भी जाहिर करना था कि यह महज अदाकारी थी जो मैं मजबूरन कर रहा था, वरना दिली तौर पर मैं उससे हरगिज खुश नहीं था। फितरी तौर पर मुझे उस वक्त कुछ ऐसा ही किरदार अदा करना था, उसी से मुश्ताक मुदस्सर को फतेहमंदी का एहसास हो सकता था। अगर मैं अपने आप को सचमुच खुशखुरम जाहिर करने की कोशिश करता तो मेरा रवैया गैर फितरी महसूस होता। मुश्ताक साहब, इस वक्त मैं खुदा से कुछ और मांग लेता तो शायद वो भी मिल जाता। मैंने उसे सामने बैठने का इशारा करते हुए कहा, मैं इस वक्त आप ही के बारे में सोच रहा था और फैसला करने की कोशिश कर रहा था कि आपको फोन करूं या खुद आपकी खिदमत में हाजिर दूं। वो बैठ गया और उसी दौरान उसकी नजर मेरी मेज पर पड़े हुए अपने अखबार पर पड़ी। वो सफा ऊपर ही था जिस पर उसकी रिपोर्ट छपी हुई थी। अब उसके होंठों पर तमानियत भरी मुस्कुराहट उभरी और असर हिलाते हुए बोला, हमारी कारगुजारी तो पहले ही यहाँ पहुंची हुई है। कारगुजारी नहीं साहब, कारनामा कहिए, कारनामा। मैंने उसी बेचारगी ज़दा से शख्स का रवैया अपनाए रखने की कोशिश की जो दिल ही दिल में जला हुआ था, मगर मजबूरन खुशखल्की का मुजाहिरा कर रहा था। इसमें क्या शक है, वो सर हिलाते हुए बोला, आज के दौर में सच लिखना किसी कारनामे से कम नहीं। मैं तो समझा था मेरा सच आप तक नहीं पहुंचा होगा। हमें एतराफ़ है कि हमारा अखबार कोई बहुत बड़ा अखबार नहीं है और ना ही अवामी सतह पर पढ़ा जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजी में है। चुनाचे मैंने सोचा कि इसकी कम अचात की वजह से शायद इसकी रसाई अब तक न होती हो, इसलिए मैं एहतियातन एक कापी साथ ले आया था। लेकिन मुझे ये देखकर हैरत हुई है कि ये तो आपकी मेज पर पहले से मौजूद है। अरे साहब, कौन कहता है आपके अखबार की अचात कम है? मैंने बातें फैलाते हुए कहा। बुक स्टॉल पर तो नजर ही ये आता है और धड़ाधड़ बिक रहा होता है। हर सिग्नल पर हाकर दीगर अखबारों के साथ इसे बेच रहा होता है। फिर मैंने मेज पर जरा झुकते नहायत दोस्ताना लहजे में कहा, क्यों? मैंने ठीक कहा ना, जब मुलाकात होगी तो सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वो कदरे हिचकिचाहट के बाद अंग्रेजी में बोला, इसका इन्हिसार कई बातों पर है। अरे साहब, बातें तो होती रहती हैं, सब बातें तय हो जाती, लेकिन आपने तो कोई बात करने से पहले ही हमें रगड़ डाला। आपने हमसे बात तो की होती। मैंने खुशामदाना से अंदाज में ही शिकवा किया, हम कारोबारी लोग हैं, चलिए अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब बात कर लेते हैं। वो शातराना से मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन आप कुछ और मत समझिएगा, मैं ब्लैकमेलर किस्म का सहाफी नहीं हूँ जो थोड़ा बहुत नजराना लेकर टल जाते हैं। अरे साहब, तौबा कीजिए, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं। मैंने आहिस्तगी से गालों पर हाथ मारते हुए कहा, मेरा मसला नजराना नहीं है, मैं हकीकत जानना चाहता हूँ। वो जोर देकर बोला, कैसी हकीकत? मैंने सादगी से पूछा। यही कि आप फरहीन के अपार्टमेंट में क्यों मौजूद थे। वो मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, कमाल है मुश्ताक साहब। मैंने हैरत से कहा,
आप शो बिजनेस के इतने जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको भी ये जानने की जरूरत है कि इस किस्म की लड़कियों के पास हम जैसे लोग क्यों जाते हैं? मुझे उसने वक्त दिया था, मैं बड़ा खुश वहां पहुंचा, लेकिन वो अपने बेड में मुर्दा पड़ी थी। आपकी जगह कोई और सेट होता तो खामोशी से वहां से खिसकने की कोशिश करता, लेकिन मुझे पता चला है कि आपने खुद पुलिस को इत्तला देकर वहां बुलाया था। वो पलक झपकाए बगैर बोला, मैं आपको ध्यानदानी से बता रहा हूँ, पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन फिर मेरे दिल में 100 तरह के वसवसे आए। मैंने सोचा शायद फरहीन ने किसी से मेरे आने का जिक्र कर रखा हो, मुमकिन है किसी ने मुझे उसके यहाँ जाते देख लिया हो। अगर बाद में पुलिस को किसी भी जरिए से मालूम हुआ कि मैं उसके यहाँ गया था तो मैं उनकी नजर में ज्यादा मशकूक हो जाऊंगा, फिर मेरे लिए जान छुड़ाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा मुझे याद आया कि इस इलाके का SHO तो मेरा जानने वाला था, वो दीद लिहाज वाला आदमी है, उसे मालूम है मैं एक बेजर कारोबारी आदमी हूँ, कत्ल वगैरह जैसे चक्रों में नहीं पड़ता। ये सब कुछ सोचकर मैंने उसे बुला लेना ही बेहतर समझा। मुश्ताक मेरे जवाब से मुतमईन नहीं था, इत्मीनानी उसकी आंखों से झांक रही थी। उसने जुबान से भी उसका इजहार कर दिया। मुझे बात कुछ और लगती है। कुछ और? मैंने हैरत से आंखें फैलाई। मसलन क्या? शायद फरहीन से आपकी शनासाई ज्यादा पुरानी हो, शायद उसने किसी काम में आपसे मदद तलब की हो, शायद वो आपकी किसी हमाकत से मारी गई हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं मुश्ताक साहब? पहलियां न बुझवाइए, खुलकर बात कीजिए। 3 स्टार होटल कासिम बिजली की मलकियत है और फरहीन वहां काम कर रही थी, बल्कि यूं कहिए कि वो एक फलाप होटल था। कासिम बिजली की मलकियत में आने के बाद वो फरहीन ही की वजह से चला। वो वहां जिस किस्म के प्रोग्राम पेश कर रही थी आपको मालूम ही है। कासिम बिजली एक बदनाम आदमी था, उसके न जाने क्या क्या धंधे थे। कोई बात नहीं कि फरहीन उसके किसी और धंधे में भी शरीक रही हो। उसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बाहर गुजरा था और अब भी वो बाहर यूं आती जाती रहती थी जैसे हम लोग पड़ोसी के घर आते जाते हैं। आप भी एक होटल के मालिक हैं, फरहीन से आपका ताल्लुक भी खाली अज इल्लत नहीं लगता। मेरे भाई, मैंने गोया था हम मुझसे काम लेने की कोशिश करते हुए कहा, अभी ताल्लुक पैदा ही कहाँ हुआ था, अभी तो ताल्लुक इस्तवार करने के लिए पहला कदम ही उठाया गया था। सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। फर्ज करने का क्या है? फर्ज तो आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अपने मफरूजों को अखबार में भी लिखना शुरू कर दें। मैं ये जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे उसके लिखने की बहुत परवाह थी। मैं उसे बहुत अहमियत दे रहा था और उसकी वजह से बहुत परेशान था। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने नहायत मुलायमत से कहा, मैं तो आपसे इसीलिए राब्ता कायम करना चाहता था कि अगर आपको मेरे बारे में कोई गलत फहमी है तो उसे दूर कर सकूं। उसके अलावा मैं हर तरह से आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। आप बिला तकल्लुफ मुझे कोई हुक्म दीजिए। मैंने एक लम्हे के लिए अपने अल्फाज के रद्दअमल का इजहार किया, लेकिन वो खामोश बैठा एक टुक मेरी तरफ देखता रहा। शायद अभी उसके ख्याल में पूरी तरह खुलने के लिए मौका मुनासिब नहीं था। मैंने सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, मैं कारोबारी आदमी हूँ मुश्ताक साहब, मैं स्कैंडलों में घसीटे जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मेरा तो हर तरह से आपकी खिदमत के अलावा आपकी पेशा दराना जिम्मेदारियों में भी आपकी कुछ मदद करने का इरादा था। वो किस तरह? उसने आंखें सुकेड़ कर मेरी तरफ देखा। आप सहाफियों के तो हर जगह ताल्लुकात होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत ताल्लुकात हम कारोबारी लोगों के भी होते हैं। मैंने रिवालिंग चेयर के पुश्ते से टेक लगाते हुए कहा, आपको क्लिफ्टन थाने के SHO और रहीम गुल के बारे में तो अंदाजा हो ही चुका है कि वो अपना मुरीद है। उसके अलावा कुछ बड़े अफसरों से भी अपनी बहुत अच्छे मुरासिम है। अगर आप हमें अपने दोस्तों में शुमार रखें तो शायद हम आपको कभी कभार बड़े काम की कहानियां, बहुत अंतर की खबरें दिया करते। बहुत से क्राइम रिपोर्टर जो बातें तफ्तीशी रिपोर्टिंग करने के बाद भी मालूम नहीं कर पाते, वो हम आपको घर बैठे दिया करते। आगाज के तौर पर शायद आपका ये खादिम आपको फरहीन के कत्ल के सिलसिले में ही कोई काम की बात बता देता। मसलन उसकी आंखें बदस्तूर सुखड़ी हुई थी और वो यकीनन पूरी कोशिश कर रहा था कि उसके लहजे से दिलचस्पी न छलकने पाए। मैंने अर्ज किया ना मुश्ताक साहब, मैं कारोबारी आदमी हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने अपने अखबार में मुझे रगड़ा दिया है, अब मैं जवाबन एक अहम टिप दूं। ये तो कोई बात ना हुई ना। दुनिया में ज्यादातर मामलात कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर चलते हैं। मैं आपको ज्यादा फायदा पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा फायदा मुझे भी पहुंचना चाहिए। क्या? वो मुझे घूर रहा था। इस वक्त यकीनन एक शिकारी की तरह चौकन्ना था। मैं आपकी माली खिदमत भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके सिलसिले में भी आपको एक अहम टिप दूंगा और आइंदा भी अगर मुझे कोई काम की बात मालूम हुई तो आपको जरूर मुतल्ला करता रहूंगा। इसके एवज मुझे सिर्फ इतना फायदा होना चाहिए कि आप आइंदा कभी मुझे स्कैंडलाइज करने की कोशिश न करें। इस केस में तो खैर वैसे भी आपने मुझे जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल मैं बंदा बशर हूँ, कभी किसी मामले में मेरा हाथ मैला हो भी सकता है। मैं चाहता हूँ हमारे दरमियान एक शरीफाना सा मुआहदा बरकरार रहे। आप मुझे नजरअंदाज करें। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मुझे एक आम सा बुज़दिल कारोबारी आदमी समझे जो उस जैसी सहावत करने वालों के हथकंडों को नहीं समझता था और पहली बार ही किसी स्कैंडल की इज्जत में आने पर सख्त खौफजदा हो गया था। ये कारोबारी आदमी हर कीमत पर आइंदा के लिए तहफ्फुज तलाश कर रहा था। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर नहायत बेबाकी से बोला, आप मुझे कितनी रकम दे सकते हैं? जितनी आप माकूल हदूद में रहते हुए तलब करें। मैंने बिला तामुल जवाब दिया, ठीक है, फिलहाल सिर्फ 10,000 दे दीजिए। आपका मुतालबा मुनासिब है। मैंने गोया इत्मीनान की सांस देते हुए कहा, मामला जितना संगीन था उसके मुकाबले में तो रकम बहुत कम है, लेकिन मैंने इसलिए कम रकम का मुतालबा किया है कि आप मुझे कोई अहम टिप देने वाले हैं। बेशक बेशक, मुझे इससे इनकार नहीं।
मैंने सादतमंदी से सारी लाया और इंटरकॉम पर अपनी आरजी सेक्रेटरी को हुक्म दिया, कैशियर से कहो 10,000 रुपए लिफाफे में रखकर फौरन मुझे भिजवा दे। रिसीवर रखकर मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और तमानियत के इजहार के लिए कहा, मुझे खुशी है कि हमारे दरमियान बदमजगी नहीं हुई। मैंने इतनी देर में पहली बार उसे कुर्सी पर कसमसाते देखा। वो पहलू बदल कर बोला, रकम तो आती रहेगी, अब ये बताइए टिप क्या है। अंदरूनी तौर पर वो यकीनन बेचैन और मुस्तरिब था, लेकिन बज़ाहिर अपने ऊपर काबू रखे हुए था। मैंने उसकी तरफ झुकते हुए जरा राज़राना से अंदाज में कहा, आपके आने से कुछ ही देर पहले मेरे फोन पर रहीम गुल से बात हो रही थी। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। एकदम ही गोया मैंने कोई अंदेशा महसूस करते हुए कहा, आपको इस सिलसिले में मुझसे एक वादा करना होगा कि आप रहीम गुल को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही उससे कुछ पूछेंगे। अगर आपने इस मौजू पर उससे एक लफ्ज भी कहा तो वो फौरन समझ जाएगा कि मेरे पेट में बात नहीं रह सकी और मैंने फौरन एक पुलिस से सीक्रेट लीक आउट करना शुरू कर दिया। इससे एक तो हमारी दोस्ती में फर्क आएगा, दूसरा वो आइंदा के लिए मोहतात हो जाएगा और कभी मुझे कोई काम की बात नहीं बताएगा जो आप जैसे लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकती है। मेरा आपसे वादा है, मैं इस सिलसिले में उससे कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आप अब इतना सस्पेंस पैदा मत करें और काम की बात करें। वो कदरे बेजारी से बोला, रहीम गुल को आज किसी लड़की ने फोन किया था, वो बहुत खौफजदा मालूम होती थी। मैंने अपनी आवाज कुछ और नीची करते हुए कहा। वो सही तौर पर सुनने के लिए बेख्तियार मेज पर कुछ आगे को झुकाया। मैंने बात जारी रखते हुए कहा, वो फरहीन और जमील के कत्ल के सिलसिले में पुलिस को कुछ बताना चाहती थी। उसका कहना था कि उन दोनों की मौत के बाद उसकी जान को भी शदीद खतरा लाहक था, इसलिए वो कहीं छुपी हुई थी। वो अपने आप को भी पुलिस की तहवील में देना चाहती थी, लेकिन पुलिस से भी सख्त खौफजदा थी। आपको अपने यहाँ की पुलिस की रेपुटेशन का तो पता ही है। रहीम गुल काफी पढ़ा लिखा और बाकिरदार पुलिस अफसर है। उसने लड़की को बहुत तसल्लियां दी कि अगर वो उसकी तहवील में आ जाए तो उसकी इज्जत और जान को कतन कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन फिलहाल लड़की रजामंद नहीं हुई। ताहम उसने कहा है कि शायद एक आध दिन में दोबारा वो राब्ता करे। रहीम गुल कह रहा था कि अगर दोबारा उस लड़की का फोन आया तो मुझे बताएगा। सच्ची बात यह है कि मैंने ही उससे फरमाइश की थी कि मुझे जरूर बताए। मैं तजस्सुस से बेचैन हो गया था। लड़की ने बताया क्या? वो खरखराती सी आवाज में बोला। मैंने यकदम ही उसके लहजे में अजीब सी तब्दीली महसूस की, जिस पर शायद वो काबू नहीं रख सका था। कुछ इस किस्म की बातें कर रही थी कि यह कोई आम कत्ल नहीं है, उसके पीछे कोई लंबा चक्कर है। लड़की तो उसे पूरी जासूसी कहानी बनाने की कोशिश कर रही थी। कह रही थी इसमें किसी पुरस्कार शख्सियत का भी हाथ है जो बसे पर्दा रहती है। ये भी कह रही थी कि उसके पास फरहीन का कोई खत अहम मौजूद है। बहरहाल रहीम गुल की बातों से कुछ ऐसा जाहिर हो रहा था कि लड़की की बातें कतई बेरब्त थी और वो बड़े खौफ के आलम में बात कर रही थी। सिलसिला भी उसने यकदम ही मुनक़ता कर दिया था, लेकिन इतना वो जरूर कह चुकी थी कि किसी फैसले पर पहुंचने के बाद वो दोबारा फोन करेगी। रहीम गुल को अब बेताबी से उसके फोन का इंतजार है और मुझे रहीम गुल के फोन का इंतजार है। मैं खामोश हो गया और मुस्कुराते हुए कदरे दाद तलब से अंदाज में मुश्ताक की तरफ देखने लगा। मेरी मुस्कुराहट उस वक्त यकीनन उसे खासी अहमकाना लग रही होगी। उसने हुंकारा भरते हुए कुर्सी का पूछते से टेक लगा ली। वो एक बार फिर पुरस्कून नजर आ रहा था। उसने यकीनन बड़ी तेजी से अपने असाब पर काबू पा लिया था और अपने अंदर बर्पा होने वाली हलचल को दबा लिया था। अब वो आंखों में एक बार फिर मुझे तोल रहा था। मैं मुतमईन था। मुझे एतमाद था कि मैंने खासी उम्दगी से अपना किरदार अदा कर दिया था। इस दौरान कैशियर खुद एक लिफाफा लिए ऑफिस में दाखिल हुआ। लिफाफा और एक वाउचर उसने खामोशी से मेरे सामने रख दिया। वाउचर पर एक खाना होता है जिसमें जाहिर किया जाता है कि रकम किस मद में अदा की गई थी। मैंने उसमें लिख दिया दफ्तरी खर्च और खातर तवाज़े। हालांकि ये दफ्तरी खर्च था और ना ही मुश्ताक मुदस्सर के खातर तवाज़े कर रहा था। मैं तो उसकी खातर तवाज़े किसी और तरह करना चाहता था, लेकिन बहरहाल इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ऑडिट वालों के लिए कागजात का पेट तो भरना ही पड़ता है। पर्दा दयानतदारी का तकाजा तो यह था कि मैं वाउचर पर लिखता चारा बराए शिकार। मैंने वाउचर पर साइन करके कैशियर को वापस कर दिया और वो मोदबाना अंदाज में सर झुकाए खामोशी से लौट गया। मैं लिफाफा मुश्ताक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, फराम अफसल विद लव, बल्कि इसे लव लेटर ही समझिए, दुनिया को खूबसूरत मोहब्बत नामों में से एक। खिलाफ तवक्को उसने फौरी तौर पर लिफाफा देने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया और मुलायमत से बोला, अफसर साहब आप चाहें तो इसे वापस रख सकते हैं। आपने मुझे बहुत अहम बात बताई है, अब रकम की ज्यादा अहमियत नहीं रही। आप नहायत गैर कारोबारी बात कर रहे हैं मुश्ताक साहब। रकम हमेशा अहम रहती है, इसकी मिकदार या मौका महल के लिहाज से इसकी अहमियत घटती बढ़ती रहती है, लेकिन मेरे ख्याल में जब इसकी अहमियत कम होती है तब भी दूसरी बहुत सी चीजों से बहुत ज्यादा होती है। और फिर मैं ये रकम दिल पर पत्थर रखकर नहीं बल्कि अपनी खुशी से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर इतनी अखीर सी रकम के सहारे मैं आपके दोस्तों में शुमार हो सकता हूँ तो मेरे लिए ये सौदा बहुत सस्ता है।